नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रमुख पदाधिकारी और संसदीय समितियों से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक वाइज हर वीडियो में नए टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जाना था। आज हम प्रमुख जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ में जो संसदीय समितियां होती हैं उनके बारे में यहां पर जानेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ बनाए गए थे? तो किसके काल में बनाए गए थे दो उप प्रधानमंत्री एक साथ? मोरारजी देसाई के काल में। ठीक है, कौन कौन उस समय उप प्रधानमंत्री थे जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने? दो व्यक्ति थे, एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे जगजीवन राम। ठीक है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? यानी अगर आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता का वहां पर दर्जा प्राप्त करना है तो आपको कम से कम 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं। यानी लोकसभा में आपकी टोटल 543 के लिए वोटिंग होती है, इसका 10% करीब आपको लगभग 54 से 55 सीटें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो जो मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता होता है, यानी जिसके दल के पास 10% सीटें होती हैं, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो पहले विपक्षी दल के नेता कौन थे? राम सुभंग सिंह उनका नाम था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो सारे के सारे सांसद होते हैं, नए सांसद होते हैं। राष्ट्रपति उनमें से जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे अनुभवी होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन आता है, प्रोटेम स्पीकर कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति। इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर ये प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को संसद में शपथ दिलाते हैं। इनका मेन काम ही होता है सबको शपथ दिलाना। जब सबकी शपथ हो जाती है उसके बाद सारे सदस्य अपने में से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को जब चुना जाता है उसकी कोई अलग से शपथ नहीं होती। प्रोटेम स्पीकर जो शपथ सबको दिलाते हैं, आम सांसद को, वही शपथ होती है लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसके लिए शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग से वो कोई शपथ ग्रहण नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो लोकसभा में सदस्य की पहले शपथ ग्रहण करेंगे और फिर जब उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वो प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा स्पीकर को पद से हटाते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। जो लोकसभा के सदस्य हैं, अगर वो बहुमत से एक संकल्प पारित कर दें अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो इनको पद से हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है?
तो कितनी इनकी सैलरी होती है? 4 लाख रुपए महीना इनका होता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं हर बार कहता हूं प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर में आपको एमसीक्यू में देते हैं, यहां पर इस बुक के अंदर उन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में दिया गया है, जिनको हम क्विक रिवीजन के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहां पर कवर करते हैं। हमने अभी तक एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को यानी कि प्राचीन भारत को कवर कर लिया है, मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है, जल्द आधुनिक भारत भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो देखिए, जब लोकसभा में वोटिंग होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष मतदान नहीं करता, लेकिन अगर मतदान बराबर हो जाए तब लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब हमारे पास स्पीकर भी ना हो, डिप्टी स्पीकर भी ना हो, दोनों के दोनों अनुपस्थित हो, तो लोकसभा का जो सबसे अनुभवी होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है, वो अध्यक्षता करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, यानी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों में सबसे पहले हम लोकसभा स्पीकर से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो संयुक्त अधिवेशन, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारी बातें करी हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, और लोकसभा अध्यक्ष से पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, वित्त मंत्री नहीं लेता, प्रधानमंत्री नहीं लेता, कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, बताइए वर्तमान में संसद की जो नियम समिति है इसका अध्यक्ष कौन है? तो वही होगा जो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जैसे अभी ओम बिरला है। ठीक है, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा सचिवालय सारा का सारा किसके अंडर में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। तो यहाँ का जो महासचिव भी होगा उसे भी अध्यक्ष नियुक्त करता है, स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो किसके नियंत्रण में होता है लोकसभा का सचिवालय? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसे भी हमने कई बार देखा है। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम शॉर्ट में जीवी मावलंकर कहते हैं। ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर उनका नाम था। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? यानी ऐसे राष्ट्रपति कौन हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? वे थे नीलम संजीव रेड्डी, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो पहले स्पीकर जिनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा का पिता लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर को कहते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निष्पक्ष होता है, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। तो जैसे ही कोई लोकसभा अध्यक्ष बनता है, जैसे ब्रिटेन में होता है कोई लोअर हाउस का अध्यक्ष बनता है, यानी वहां की लोकसभा का, तो वो अपने दल की सदस्यता त्याग देता है। तो इसी परंपरा का पालन करने वाले पहले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी थी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यानी पद पे रहते हुए मृत्यु सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष की हुई थी? जीएमसी बाल योगी की। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यानी विपक्ष का नेता कौन होगा लोकसभा के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, हालांकि जो दल होते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन उसे मान्यता कौन देगा लोकसभा के अंदर? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। ठीक है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? यानी अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो जो अध्यक्ष होते हैं ये 6 नामों की एक सूची को तैयार रखते हैं। ठीक है, यानी अगर वो दोनों ना हो तो ये अध्यक्षता करेंगे, ये भी ना हो तो नंबर 2 करेंगे, नहीं तो 3 करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसे पारित कर दिया जाए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा के बारे में हमने सारा जाना, उनके अध्यक्ष के बारे में। अब हम अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। भारत का पहला विधि अधिकारी यानी भारत का पहला कानूनी अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो उनका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, वो देता है। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो देखिए, संसद का सदस्य नहीं होता है अटॉर्नी जनरल, लेकिन ये संसद को संबोधित कर सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आमतौर पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उनकी इच्छा पर ये पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है, किसे सदन के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है संसद में? वो होता है अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपए वेतन मिलता है? तो कितना रुपए इनको वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए महीना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? 76। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर काम करते हैं संभागायुक्त के अधीन, यानी जो मंडल कमिश्नर होते हैं उनके अधीन। ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी यानी भारत का सर्वोच्च IAS ऑफिसर कौन होता है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव, यानी जो कैबिनेट सचिव होते हैं केंद्र सरकार में, वो भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त, इसका जो होता है मुखिया, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर आपने बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो महान्यायवादी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये वाला आपका सही है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ये भी सही है, क्योंकि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है तो कम से कम वो योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, कंपलसरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लेकिन योग्यताएं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके। तो पहला और दूसरा वाला सही है। तीसरा है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये गलत है। चौथा, संसद द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो यह भी गलत है। महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति डायरेक्ट उनका इस्तीफा ले सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें आपका जो पहला और दूसरा है ये वाला सही है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो देखिए, जैसे केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए कानूनी मामलों में महान्यायवादी होता है केंद्र का, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। दोनों को इंग्लिश में शॉर्ट में एजी बोला जाता है। ठीक है, जो केंद्र में है इसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, और जो राज्यों में होता है इसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो किसका पालन वो नहीं करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। क्या ये काम कैग का है, सीएजी का है? बिल्कुल है। ठीक है, आकस्मिक विधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर विधि नहीं होगा, निधि होगा। तो जो आकस्मिक निधि है और जो लोक लेखा है, यहाँ से जो खर्च है उसका लेखा परीक्षा करना और रिपोर्ट देना, ये भी सीएजी का काम है, कैग का काम है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी सीएजी का काम होता है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह काम नहीं होता है सीएजी का। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत में संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का जो एडिट करते हैं, इनका मुख्य होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको मदद देने के लिए इनके साथ सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनको एसजी कहते हैं शॉर्ट में। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसीलिए मैंने आपको ऊपर इंग्लिश में भी बताया, क्योंकि कई बार ऐसे विकल्प दे देता है कि आप महाधिवक्ता पढ़ के चले गए, विकल्प में आपको एडवोकेट और अटॉर्नी इस तरीके से दे दिया। तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता के बारे में अगर हम बात करें, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी है, राज्यों में महाधिवक्ता है, जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है? सेम केंद्र वाला ही सिस्टम महाधिवक्ता। विधानसभा में भाग ले सकता है, अपनी बात बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं करता। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र के खर्चों को नियंत्रित करने की शक्तियां सीएजी में होती हैं, कैग में होती हैं। कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी उनका ऑडिट करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये करता है संघ और राज्य सरकार, दोनों का ऑडिट करता है ये। ठीक है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो ऑडिट करना। इससे किसके खर्चों पर कंट्रोल करते हैं? कार्यपालिका के। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, यानी इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल फिक्स है,
6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इनको पद से हटाने के लिए भी आपको महाभियोग लगाना होता है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो सीएजी को पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं महाभियोग लगाकर, उसी प्रकार इनको हटाते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए, क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है वो किसको देता है? वो देता है राष्ट्रपति को। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसे संसद में कौन रखता है? तब आपने सीएजी को टिक नहीं करना। सीएजी रिपोर्ट संसद में नहीं लाता, संसद में रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा पेश की जाती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पे कौन सी समिति काम करती है? तो सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति पे जाती है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाते हैं और फिर उस रिपोर्ट पर काम करती है लोक लेखा समिति। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? बिल्कुल लेता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? यानी जो लोगों का पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए एक वॉच डॉग की भूमिका में, संसदीय प्रहरी की भूमिका में कौन रहता है? सीएजी रहता है, ठीक है। कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण करता है? यानी जो भारत का कंसोलिडेट फंड है, संचित निधि है, जिसमें भारत में जितना भी राजस्व आता है सारा वहीं जाता है, वहीं से सारे अधिकारियों का सैलरी उनको दी जाती है। तो इस फंड का नियंत्रण भी कौन करता है? इसका ऑडिट कौन करता है कि कितना पैसा गया, कितना आया, कहां खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कौन कंट्रोल करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। तो इसको आपने याद करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों के बारे में हमने देखा, हमने सीएजी के बारे में देखा, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, एडवोकेट जनरल के बारे में देखा, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने डिटेल में यहां पर बात करी। अब बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक संसदीय समितियों के बारे में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? देखिए, राज्यसभा का एक भी सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 आपके लोकसभा से चुनकर आते हैं। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? अभी हमने बात करी प्राक्कलन समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, इसमें होते हैं 7 सदस्य राज्यसभा के। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 आपके लोकसभा के, 7 आपके राज्यसभा के। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है लोकसभा और राज्यसभा का 2:1, क्योंकि यहां से लगभग ये डबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति जिसमें 30 मेंबर हैं, इसकी जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं जिसमें 22 मेंबर हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में लाएगा और उसकी समीक्षा फिर कौन करती है? लोक लेखा समिति। और इसके सदस्य कितने होते हैं? अब आपको याद है 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? फिर से वही क्वेश्चन ऊपर देखा था, नियम समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो जब सीएजी की रिपोर्ट का ये समीक्षा करती है उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति जिसमें 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से ही इनको चुना जाता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? फिर से वही क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो देखिए, जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। और आमतौर पर जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, यानी जो विपक्षी दल होते हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि आमतौर पर किस समिति का अध्यक्ष कोई विपक्षी नेता होता है, तो वो है आपकी लोक लेखा समिति। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच के लिए संयुक्त समिति बनी थी उस समय, और इस समिति की अध्यक्षता PC चाको ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। हालांकि ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस को आपने याद यहां पर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का संविधान का वीडियो, जिसमें हमने प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बात करी, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में भी हमने डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।